करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक बार फिर से हम लोग शुरू करते हैं अपना सुपर 100 का बैच, और आप सभी लोगों को इस चीज़ के लिए बुलाया भी गया है। अब टाइम तो वैसे आप लोग जानते हैं बहुत खराब चल रहा है, शिक्षा के लिए भी खराब चल रहा है, मानव के लिए भी खराब चल रहा है, लेकिन इसके अंदर हम लोगों का प्रयास रहेगा कि जो कम से कम शिक्षा का नुकसान है हम उसको करें, ठीक है। और इस समय अभी भी अपनी जो नॉलेज है, अपना जो ज्ञान है, उसके अंदर कोई त्रुटि ना आने दें, उसको निरंतर बढ़ाते चलें, ठीक है। तो जैसा भी मैंने कुछ स्कूलों को देखा था कि बच्चे काफ़ी ज़्यादा पास पास में बैठे थे। बेटा आप लोगों को पता है कोविड फैला हुआ है, थोड़ा सा अपने बीच में गैप बना लें, ताकि कल के दिन कोई आपकी वीडियो देख के या ना बोले कि बच्चे पास में बैठे थे, तो ठीक नहीं लगता है। थोड़ा सा अपना गैप बना लीजिएगा, और मास्क का अवश्य उपयोग करें। आप लोग जितना ज़्यादा हो सके मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा क्रूशियल टाइम है, हमारे लिए भी क्रूशियल टाइम है, लेकिन जो बच्चे अभी 10th क्लास में हैं, 12th क्लास के अंदर हैं, या फिर जो बोर्ड की दूसरी क्लासेस के अंदर थे, उनके लिए ये जो टाइम पीरियड है ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है। क्रूशियल इसलिए है क्योंकि ये वो समय है जो लौट के वापस नहीं आ सकता। यहाँ पर आपका बेस तैयार करना था, लेकिन किसी कारणवश आप लोग जानते हैं आपको वो चीज़ नहीं मिल पा रही है जो इस समय पे आपको ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए थी। लेकिन फिर भी हम लोग अपना हौसला बनाए रखेंगे, परिस्थिति चाहे जो भी हो उन सबका डट के सामना करेंगे, और एक दूसरे का साथ लेते हुए आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं अपना सुपर 100 का प्रोग्राम। जैसा कि आप लोग पहले से जानते हैं मुझे, फिर भी मैं अपना एक बार आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर SK यादव, और मैं आप लोगों को यहाँ पे बायोलॉजी पढ़ाऊँगा। वैसे तो आप लोग बहुत सारे पहले भी जान चुके होंगे, क्योंकि शायद आप में से कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको मैंने मी 2020 के अंदर 11th क्लास के अंदर भी पढ़ाया था, ठीक है। तो जैसा आप लोगों के पास में एक प्रोटोकॉल आया था कि जो बच्चे होंगे उनको पहले दिन अपना एक टेस्ट देना होगा, और आखिरी दिन फिर से एक टेस्ट देना होगा, ठीक है। तो हम लोग शुरुआत करेंगे इसके अंदर टेस्ट की, और यहीं से हम लोग अपना प्रोग्राम शुरू करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने 11th क्लास के अंदर चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा, और जानकारी को एक दूसरे के साथ साझा भी किया होगा, ठीक है। और उसी के आधार पर हम लोगों ने ये पेपर भी बनाया है। पेपर का पैटर्न बहुत आसान है, बना हुआ उसी प्रकार से है जिस प्रकार से एक नीट का एग्जाम होता है, लेकिन इसका जो सिलेबस है इसके अंदर हम 80% फोकस करेंगे 11th क्लास के ऊपर, और 20% फोकस करेंगे हम 12th क्लास के ऊपर, ठीक है। तो बेटा थोड़ा सा अपना गैप बना लीजिए, अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। और उसके बाद में फिर पेपर हम लोग शुरू करेंगे। तो GIC श्रीनगर, बेटा थोड़ा सा गैप बना लीजिए एक दूसरे के साथ में। आप लोग काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे क्लोज बैठे हुए हैं, थोड़ा थोड़ा गैप बना लीजिए, ठीक है। और आपकी क्लास के अंदर टीचर्स भी होंगे, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखें। अब क्योंकि पेपर होगा तो आप लोगों को पेपर के नियमों का पालन करना होगा, कोई चीटिंग नहीं करनी है, एक दूसरे के साथ में आंसर को साझा नहीं करना है, और पेपर खत्म होने के पश्चात अपने जो को भी आप पेपर यूज़ कर रहे हैं या फिर आप कॉपी में यूज़ कर रहे हैं उसको अपने टीचर को दे दीजिएगा, जो आपके आंसर के अनुसार आपके रिजल्ट को इवेलुएट करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आपका प्रोग्राम। आज से चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ और देखते हैं आपके पेपर कि क्या क्या उसके अंदर क्वेश्चन रखे गए हैं। चलिए, तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं यह है आपका बायोलॉजी का प्री टेस्ट, ठीक है। आपके पास में 20 क्वेश्चन है टोटल। अब टाइम इसके अंदर लिखा हुआ है 20 मिनट्स का, वो हम लेके चलते हैं, यूजुअली आपको पता ही है। बट क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हो सकता है आपका जिसमें आप पेपर दे रहे हैं, तो टाइम की आपके साथ में बाउंडेशन नहीं रहेंगी। जो आपका पूरा टाइम है आप उसको ले सकते हैं और आंसर को दे सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बहुत आसान है। देख लीजिए नियम क्या कहता है। नियम क्या कहता है कि हर एक क्वेश्चन का 1 नंबर है, ठीक है, और सभी क्वेश्चन आपके लिए अनिवार्य है, ठीक है। ईच क्वेश्चन हैज 1 मार्क एंड ऑल आर मैंडेटरी। तो आपको सभी के आंसर देने हैं। तो अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है आप किस तरह से आंसर देंगे इसके। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से कि पहला प्रश्न क्या है हमारा। पहले प्रश्न को समझिए। तो पहला क्वेश्चन आपका कहता है कि डीएनए उपस्थित होता है। आपको पता है, आप लोग इतना जान चुके होंगे अब तक कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है,
ठीक है। और आपसे पूछा जा रहा है कि डीएनए उपस्थित होता है, आपको बताना है कि डीएनए कहाँ उपस्थित होता है, केवल केंद्रक में, केवल माइटोकॉन्ड्रिया में, केवल क्लोरोप्लास्ट में, या उपरोक्त सभी। समझ लीजिए क्वेश्चन को और नोट कर लीजिए फटाफट क्वेश्चन को भी। डीएनए उपस्थित होता है, देखिए क्वेश्चन, डीएनए उपस्थित होता है, पहला केवल केंद्रक में, दूसरा केवल माइटोकॉन्ड्रिया में, तीसरा केवल क्लोरोप्लास्ट में, या चौथा उपरोक्त में सभी। चलिए फटाफट इसको सॉल्व करिए और आपने आंसर मुझे नहीं बताना है, अपनी उत्तर पुस्तिका पे आपने लिखना है कि आंसर क्या होगा। ठीक है, डीएनए मतलब डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्यूरिन है? निम्न में से कौन प्यूरिन है? ठीक है, आपने बताना है निम्न में से प्यूरिन कौन है। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका प्रोकैरियोट्स। बेटा आप लोगों के जो है निरंतर कॉल आ रहे हैं हमारे स्टूडियो के पास में, पूछा जा रहा है कि ये जो पेपर है क्या कंपलसरी है और इसके मार्क्स मिलेंगे, क्या होगा इनका? तो बेटा ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए कंपलसरी है। सुपर 100 में जितने भी स्टूडेंट बैठे जाएंगे उन सभी के लिए पेपर कंपलसरी है। ठीक है, ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जो ये पेपर नहीं देगा, पेपर आपको देना अनिवार्य है। ठीक है, और इसी के आधार पर आपको मार्क्स भी दिए जाएंगे। तो मार्क्स तभी मिलेंगे जब आप पेपर देंगे। ठीक है, और साथ ही साथ इस पेपर की जो पुस्तिका होगी, उत्तर पुस्तिका, ये आप अपनी क्लास में उपस्थित टीचर को देंगे। ठीक है, और टीचर के पास में आंसर भेज दिए जाएंगे, वो उसके नंबर निकाल के अपने पास रखेंगे और आगे जो उनका करना होगा उसकी आगे कार्रवाई के लिए आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए पूरा फोकस करें और देखें इस चीज को। ठीक है, चलिए तो चलिए हमारा जो क्वेश्चन है दूसरा वो ये है कि निम्न में से कौन प्यूरिन है? देखिए थोड़ा सा मैं आपको हिंट देता चलूंगा, चीजों को रिवाइज कराता चलूंगा। देखिए जो डीएनए होता है या जो आरएनए होता है या जो भी आपका न्यूक्लिक अम्ल होता है उसके अंदर उपस्थित रहते हैं नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस क्षार। ठीक है, अब ये जो नाइट्रोजनस बेस हैं आपके पास, इनमें से कुछ प्यूरिन्स होते हैं और कुछ पिरिमिडिन्स होते हैं। इतना मैंने आपको एक हिंट दे दिया है, आंसर नहीं बताऊंगा, आंसर आपने खुद बताना है। ठीक है, कि निम्न में से कौन प्यूरिन है। ठीक, चलिए तो दूसरा क्वेश्चन हमारा हो गया, आपने फटाफट ऑप्शन नोट कर लिए। तीसरे की तरफ हम बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कहता है? तीसरा प्रश्न कहता है कि डीएनए के स्ट्रैंड्स किसके द्वारा जुड़े रहते हैं? डीएनए के स्ट्रैंड्स किसके द्वारा जुड़े रहते हैं? देखिए हमारे पास में जो डीएनए होता है उसमें 2 स्ट्रैंड होते हैं, ये आपको पढ़ा दिया गया होगा 12th क्लास के अंदर। अब ये पूछना चाह रहे हैं कि डीएनए के स्ट्रैंड किसके द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। अब ऑप्शन देखिएगा, आपको थोड़ा सा अगर इससे कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं यहाँ पे आपके लिए आसान कर देता हूँ। इसके ऑप्शन में जो 4 नाम दिए गए हैं, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन सभी के आगे बंध लगा दीजिए आप। हाइड्रोजन बंध, कार्बन बंध, ऑक्सीजन बंध, नाइट्रोजन बंध, सभी के आगे बंध लगा दीजिए। ठीक है, ताकि आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाए। तो अब समझिए क्वेश्चन क्या कहता है कि हमारे पास जो डीएनए की श्रृंखलाएं हैं वो एक दूसरे से किसके द्वारा जुड़ी रहती हैं? हाइड्रोजन बंध के द्वारा, कार्बन बंध के द्वारा, ऑक्सीजन बंध के द्वारा, या फिर नाइट्रोजन बंध के द्वारा। ठीक है, फटाफट से नोट कर लीजिए बेटा जी। मैं फिर से बता दे रहा हूं एक बार आपको, क्वेश्चन क्या बता रहा है ये कि डीएनए के स्ट्रैंड्स किसके द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं? हाइड्रोजन बंध के द्वारा, कार्बन बंध के द्वारा, ऑक्सीजन बंध के द्वारा, या नाइट्रोजन बंध के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नोट कर लिया आपने? अगर बेटा क्वेश्चन नोट कर लिया तो हाथ खड़ा करके बताइए। ठीक है,
GIC हरदिल खाल, बेटा हल्दू खाल, आपने नोट कर लिया? हाथ खड़ा करके बताइए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है? चौथा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। चौथा प्रश्न पूछा जा रहा है कि आरएनए में पाया जाता है। आरएनए का फुल फॉर्म पता है ना बेटा? राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि आरएनए में पाया जाता है। आपने बताना है कि आरएनए में क्या पाया जाता है। चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखिएगा, क्या क्या दिए हैं ऑप्शन इसके अंदर। पहला ऑप्शन है हेक्सोस शर्करा। हेक्सोस शर्करा, हेक्सोस शर्करा मतलब 5 कार्बन की शर्करा। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है डीऑक्सी राइबोस शर्करा। डीऑक्सी राइबोस शर्करा। तीसरा ऑप्शन है डेक्सट्रोज शर्करा। तीसरा ऑप्शन है बेटा डेक्सट्रोज शर्करा। ठीक है। और आखिरी और चौथा ऑप्शन है इसमें राइबोज शर्करा। राइबोज शर्करा। अब देखिए, अगर आपने आरएनए को थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा होगा तो आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा। और अगर आपका आईक्यू थोड़ा सा तेज है तो आंसर क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है। आंसर जो है आपका इसके प्रश्न के अंदर ही छुपा हुआ है। थोड़ा सा आईक्यू लगाइए अपना, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आंसर तुरंत मिल जाएगा आपको। ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं क्वेश्चन को। आरएनए में पाया जाता है मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड में पाया जाता है हेक्सोस शर्करा मतलब 6 कार्बन की शर्करा, डीऑक्सी राइबोस शर्करा, डीऑक्सी का मतलब होता है जिसमें से ऑक्सीजन हटा हुआ है, डीऑक्सी राइबोस शर्करा, या तीसरा ऑप्शन डेक्सट्रोज शर्करा, या चौथा ऑप्शन राइबोस शर्करा। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसके अंदर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि डीएनए के बेस समूह का सही प्रदर्शन है। देखिए, डीएनए हो या आरएनए हो, ठीक है, दोनों ही न्यूक्लिक एसिड अगर डबल स्ट्रैंडेड कंडीशन में होंगे तो आपस में जो एक चेन के सामने जो दूसरी चेन का न्यूक्लियोटाइड आएगा, ठीक है, उनके बीच में बंध का निर्माण होगा। ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि जो आपके पास में बेस पेयर बन के आ रहा है उसमें सही प्रदर्शन क्या होगा। आपने यहां पर बॉन्ड्स को बताना है कि किस किस के बीच में कितने बॉन्ड बनते हैं और सही प्रदर्शन आपको वही पता चलेगा। ठीक है। देखिए इसके अंदर क्या है, थोड़ा सा जूम कर देता हूं, आपको थोड़ा सा आसानी रहेगी समझने में। तो प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है कि डीएनए के बेस समूह का सही प्रदर्शन है। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में है एडेनिन के साथ 3 ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, और सी साइटोसिन तथा ग्वानिन के बीच में 2 बॉन्ड। ठीक है। बी ऑप्शन में है एडेनिन तथा थायमिन के बीच में 2 बॉन्ड तथा साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में 2 बॉन्ड। तीसरा ऑप्शन है एडेनिन और थायमिन के बीच में 2 बॉन्ड और साइटोसिन एवं ग्वानिन के बीच में 3 बॉन्ड। और चौथा ऑप्शन है एडेनिन तथा थायमिन के बीच में 3 बॉन्ड और एवं साइटोसिन एवं ग्वानिन के बीच में 3 बॉन्ड। ये बॉन्ड का खेल है सारा। इसमें आपको पहचानना है कितने बंद होते हैं इनके बीच में आपस में। देखिए, डीएनए में हमेशा एडेनिन के साथ थायमिन बेस पेयर बनाता है, जोड़ा बनाता है, और साइटोसिन के साथ में ग्वानिन, या आप कह सकते हैं ग्वानिन के साथ में साइटोसिन और थायमिन के साथ में एडेनिन। ठीक है। इनका बेस पेयर ऐसे ही चलता है, ए और टी एक साथ और सी और जी एक साथ। ठीक है। अब आपको पहचानना है सही जवाब क्या है।
एडेनिन और थायमिन के बीच में कितने बॉन्ड बनते हैं और साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में कितने बॉन्ड बनते हैं, आपने वो बताने हैं। पहले ऑप्शन में हम बता रहे हैं कि एडेनिन और थायमिन के बीच में 3 बॉन्ड, साइटोसिन ग्वानिन के बीच में 2 बॉन्ड। दूसरे ऑप्शन में बता रहे हैं एडेनिन और थायमिन के बीच में 2 बॉन्ड, साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में 2 बॉन्ड। तीसरे ऑप्शन में बता रहे हैं साइटोसिन ग्वानिन के बीच में 3 बॉन्ड और एडेनिन और थायमिन के बीच में 2 बॉन्ड। और चौथे ऑप्शन में बता रहे हैं एडेनिन और थायमिन के बीच में 3 बॉन्ड तथा साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में भी 3 बॉन्ड। ठीक है, तो आपको सही पहचानना है कौन सा जवाब सही होगा इसका। ठीक है, चलिए, तो आपने प्रश्न नोट कर लिया होगा, उम्मीद है मुझे पूरी आप सभी ने प्रश्न नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके अंदर अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि डीएनए के 2 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच की दूरी होती है। डीएनए के 2 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच की दूरी होती है। आपने सही जवाब बताना है कि कितनी होगी। ठीक है, ऑप्शन ए 5 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन बी 3.4 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन सी 3.9 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन डी 30 एंगस्ट्रॉम। देख लीजिए फिर से, डीएनए के 2 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच की दूरी होती है। डीएनए के 2 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच की दूरी होती है। आपने सही ऑप्शन पहचानना है क्या होती है। ठीक है, 5 एंगस्ट्रॉम, 3.4 एंगस्ट्रॉम या 3.9 एंगस्ट्रॉम या 30 एंगस्ट्रॉम। सही आंसर बताना है। ठीक है, अगर आपने डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर पढ़ रखा होगा जो वाटसन तथा क्रिक ने दिया था, उन्होंने अपने जो संरचना दी थी, जो उन्होंने अपना एक डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, उसके अंदर साफ साफ बता रखा है और आपके एनसीईआरटी में भी साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि डीएनए में उपस्थित 2 न्यूक्लियोटाइड्स के बीच की दूरी क्या होती है। ठीक है, आपके जो अध्यापक हैं उन्होंने भी आपको साफ साफ समझा दिया होगा इसके बारे में। ठीक, तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने ये प्रश्न नोट कर लिया होगा। हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, पेपर पूरी ईमानदारी से दीजिएगा क्योंकि बेईमानी के नंबर आपको भी हजम नहीं होंगे। अगला प्रश्न, न्यूक्लियोसाइड किसके द्वारा बना होता है। न्यूक्लियोसाइड किसके द्वारा बना होता है। ए केवल शर्करा द्वारा, बी केवल फॉस्फेट द्वारा, सी शर्करा तथा फॉस्फेट द्वारा और डी शर्करा तथा बेस द्वारा। शर्करा तथा बेस द्वारा। अब देखिए, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे कुछ हिंट देना चाहूंगा ताकि आपको आसानी रहे समझने में प्रश्न को। देखो, जब हम पढ़ते हैं, आपने 11th क्लास के अंदर भी पढ़ाया गया है, आपके पास चैप्टर था जैव अणु, बायोमोलिक्यूल्स, उसके अंदर भी समझाया जाता है। जो आपके पास में वंशागति का आणविक आधार, उसके अंदर भी आपको बताया जाता है, वहां पे थोड़ा बहुत आपको हिंट दिया जाता है। अब जब हम बात करते हैं किसी न्यूक्लिक अम्ल की, ठीक है, तो न्यूक्लिक अम्ल जो बना होता है ये न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। ठीक है, आपको एक हिंट दे रहा हूं, वो न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में न्यूक्लियोटाइड नहीं पूछा है, क्वेश्चन में न्यूक्लियोसाइड पूछा है। अंतर समझिएगा। ठीक है, अब हमारे पास में अगर हम बात करें किसी भी एक न्यूक्लिक अम्ल की श्रृंखला की, उसमें क्या क्या चीजें उपस्थित रहती हैं, तो वहां पर नाइट्रोजनस बेस भी होता है, वहां पर शर्करा भी होती है, वहां पर फॉस्फोरिक एसिड भी होता है और वहां पर आपके जो हैं ये आपस में जुड़कर श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो 3 चीजें बता रहा हूं मैं क्या क्या उपस्थित रहती हैं। एक आपको नाइट्रोजनस बेस मिलेगा, ठीक है, चाहे वो एडेनिन हो, ग्वानिन हो, थायमिन हो, साइटोसिन हो, यूरासिल हो। ठीक है, और उसके अंदर आपको शर्करा भी देखने को मिलेगी। अब वो राइबोज भी हो सकती है, डीऑक्सी राइबोज भी हो सकती है और आपको फॉस्फोरिक एसिड भी देखने को मिलेगा।
ठीक है, अब आपको पहचानना है कि इन तीनों में से क्या मिलकर आपके न्यूक्लियोसाइड को बनाते हैं। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन में आपसे पूछा भी गया है कि न्यूक्लियोसाइड किसके द्वारा बना होता है। देखिए, केवल शर्करा द्वारा, केवल फॉस्फेट द्वारा, शर्करा तथा फॉस्फेट द्वारा, या शर्करा तथा बेस द्वारा। बेस मतलब नाइट्रोजनस बेस, जो भी मैंने आपको बताया, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरासिल। ठीक है, किसके द्वारा बना होता है, यह आपने आंसर देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, ये आपकी 11th क्लास का क्वेश्चन है। आपको 11th तथा 12th दोनों में से पेपर बनेगा, जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है कि केंद्रक के डीएनए की प्रतिकृति होती है, मतलब केंद्रक में उपस्थित डीएनए का रेप्लिकेशन, द्विगुणन कब होता है, आपको बताना है इसमें। ऑप्शन नंबर ए कहता है जीवन अवस्था में, जो कोशिका चक्र है उससे जुड़े हुए ये प्रश्न है। ठीक है, देखिए आपको मैं इतना हिंट दे रहा हूं, आपको नीट के एग्जाम में कोई हिंट नहीं देगा। ठीक है, यहां पे मैं आपको पूरा हिंट दे रहा हूं। तो क्वेश्चन कहता है कि केंद्रक डीएनए की प्रतिकृति होती है जीवन अवस्था में या G2 अवस्था में, सी ऑप्शन कहता है S अवस्था में, और डी ऑप्शन कहता है M अवस्था में। ठीक है, तो देखो कोशिका चक्र में ये चारों अवस्था ही पाई जाती हैं। G1 भी होता है, G2 भी होता है, S भी होता है, M फेज भी होता है। ठीक है, M अवस्था भी होती है। ठीक है, तो जो हमारे पास में कोशिका चक्र होता है, वो कोशिका चक्र आपका 4 चरणों का बना होता है। ठीक है, और मोटे तौर पर 2 अवस्था में विभाजित रहता है, एम फेज और इंटरफेज। इंटरफेज के अंदर 3 आपकी अवस्थाएं पाई जाती हैं, G1, G2, S। ठीक है, तो कुल मिला के 4 अवस्थाएं आपकी कोशिका चक्र में मिलेंगे। इनका क्रम होता है G1, S, G2, M। ठीक है, इस तरह से इनका क्रम भी होता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि किस में डीएनए की प्रतिकृति होती है। ठीक है, चलिए, ठीक है, नोट कर लिया बेटा? अगर हाँ तो हाथ खड़ा करके बता दीजिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और प्रश्न पूछता है कि मियोसिस, मियोसिस मतलब अर्धसूत्री विभाजन की महत्ता है। ठीक है, मतलब किस चीज के लिए आपका अर्धसूत्री विभाजन उपयोगी है। ऑप्शन ए युग्मकों के निर्माण में, ऑप्शन बी अगुणित अवस्था की स्थापना में, ऑप्शन सी द्विगुणित अवस्था की स्थापना में, या ऑप्शन डी जीवन चक्र पूर्ण करने में, या ऑप्शन डी जीवन चक्र पूर्ण करने में। तो लिख लीजिए फिर से ऑप्शन आपने कि युग्मक मियोसिस की महत्ता है, मतलब अर्धसूत्र की महत्ता है। क्या महत्ता है? ऑप्शन ए युग्मकों के निर्माण में, ऑप्शन बी अगुणित अवस्था की स्थापना में, ऑप्शन सी द्विगुणित अवस्था की स्थापना में, या ऑप्शन डी जीवन चक्र पूर्ण करने में। ऑप्शन डी जीवन चक्र पूर्ण करने में। ठीक है, तो आपके पास में 4 आपके पास ऑप्शन हैं, आपने इन चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन बताना है। ठीक है, देखो बेटा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे क्लास के अंदर आपके भी, और हर एक क्लास के अंदर कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जिनको अपना भविष्य नहीं पता होता है कि भविष्य में उनको करना क्या है। ठीक है, तो ऐसे बच्चे जो है ना तो खुद फोकस हो पाते हैं, ना दूसरों को फोकस रहने देते हैं। अगर आपको जीवन में कुछ करना है तो जितने भी आपके पास में कोई मौका मिले, सभी मौकों का आपको उपयोग करना चाहिए, किसी मौके को अपने हाथ से गंवाना नहीं चाहिए। ठीक है, यह आपके लिए बहुत गर्व की बात है कि आपकी उत्तराखंड सरकार आपके लिए कुछ कर रही है ताकि आप अपने भविष्य को आगे उज्जवल बचा सकें। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे होंगे सोचेंगे कि पेपर देना पड़ रहा है, इसके ऊपर हमें क्या करें, क्यों हम क्लास अटेंड करें, क्या फायदा हमें मिलेगा।
तो आप लोग जानते हैं कि नीट जो होता है ये वो पेपर है जिसके द्वारा आप मेडिकल जो कोर्सेज होते हैं उनके अंदर एडमिशंस लेते हैं। अगर आप नीट क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो अगर आपकी सरकार आपके साथ में थोड़ा सा कार्य कर रही है तो ये आपके भी अपने भविष्य को लेकर ड्यूटी बनती है कि आप भी उसके ऊपर फोकस हो। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मौका नहीं मिल पाता है आगे बढ़ने का। अगर आप क्लास लेते हैं और उसके अंदर भले से आपको हमने 10 चैप्टर पढ़ाए और आपको 6 चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आते हैं, तो आपको पहली चीज तो 12th है, 6 चैप्टर का फायदा वहां पर होगा। दूसरी चीज, उस 6 चैप्टर में से आपको जो भी क्वेश्चन मिलेगा वो आप उसको पूरा कर पाएंगे। ठीक है, तो कृपया अपने दिमाग पे फोकस करें, अपने दिमाग का उपयोग करते हुए आप अपने भविष्य की ओर आगे बढ़ें। जो साथी आपको भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, जो खुद अपने आप केंद्रित नहीं है अपने भविष्य को लेकर, उनकी बातों में ना आए, क्योंकि ये मौका जो आपके पास है ना जीवन में नहीं आने वाला। आज से 10 साल बाद देखेंगे तो सोचेंगे शायद हमने वो मौका नहीं गवाया होता, उसके ऊपर थोड़ी सी मेहनत की होती तो हमारा भविष्य कुछ और होता। तो ऐसा ना सोचना पड़े। जो भी आपके पास में मौके आ रहे हैं, जो भी अवसर आ रहे हैं, आप उनका पूरा भरपूर फायदा उठाएं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, ठीक है, इसके अंदर थोड़ा सा एक नंबर मिस हो गया है, उसको आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि प्रोफेज के दौरान 4 क्रोमोसोम उपस्थित हो, तो आप इसको कर दीजिए बेटा प्रोफेज फर्स्ट, फर्स्ट लगा दीजिएगा प्रोफेज के साथ में फर्स्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रोफेज फर्स्ट के दौरान 4 क्रोमोसोम उपस्थित हो। प्रोफेज फर्स्ट के दौरान 4 क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्र उपस्थित हो, तो एनाफेज सेकंड, तब एनाफेज सेकंड के अंत में, एनाफेज सेकंड के अंत में प्रत्येक कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं? कितने क्रोमोसोम होते हैं? ठीक है, देखिए इसके अंदर क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि प्रोफेज फर्स्ट, फर्स्ट जरूर लगा लीजिएगा, प्रोफेज फर्स्ट के दौरान कोशिका में 4 गुणसूत्र उपस्थित हों, तो एनाफेज सेकंड के अंत में प्रत्येक कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं? प्रत्येक कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं? ठीक है, तो अब प्रोफेज को हम क्या कहते हैं? आपको पता है ना प्रोफेज को क्या कहते हैं हिंदी में? प्रोफेज को कहते हैं पूर्व अवस्था। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि पूर्व अवस्था के, पूर्वावस्था 1 के दौरान क्रोमोसोम में किसी कोशिका में 4 क्रोमोसोम उपस्थित हैं, तो एनाफेज सेकंड मतलब एनाफेज का क्या होता है? पश्च अवस्था। पश्च अवस्था के अंत में प्रत्येक कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं? ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2 और ऑप्शन डी 8। देखिए इतना हिंट आपको पेपर में नहीं मिलेगा कहीं पे, जितना मैं आपको देता हूं हिंट ये है कि आपको ये जो बताई गई है कोशिका विभाजन, ये है मियोसिस। तो मियोसिस से आपका क्वेश्चन है ये। अब इतना हिंट दे दिया है मैंने, अब आंसर आप खुद देंगे, आंसर मैं नहीं दूंगा। ठीक है, चलिए, तो प्रश्न नोट कर लिया आपने? यदि हाँ तो हाथ खड़ा करके बता दीजिए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। यह भी प्रश्न आपका मियोसिस से ही है कि मियोसिस के अंत में यदि, मियोसिस मतलब अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन के अंत में यदि 4 पुत्री कोशिकाओं में क्रोमोसोम की संख्या 4 है, ठीक है, मियोसिस के अंत में यदि 4 पुत्री कोशिकाओं में क्रोमोसोम की संख्या 4 है, तो मात्र कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या क्या होगी? तो मात्र कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या क्या होगी? ये सभी वो प्रश्न हैं जो आपके नीट में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि एक कोशिका है जिसमें विभाजन हुआ, उससे 4 संतति कोशिकाएं बनी और उन 4 संतति कोशिकाओं में हर एक के पास में 4 गुणसूत्र हैं, है ना? तो आपको बताना है कि मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या थी? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 2
और ऑप्शन डी 4। तो आपको सही जवाब बताना है कि क्या होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपने जो है नोट कर लिया होगा प्रश्न। नोट कर लिया तो हाथ खड़ा करके बता दीजिए। ठीक है, जीआईसी हल्दूखाल आपने कर लिया बेटा नोट? यदि हां तो हाथ खड़ा करके बता दीजिए। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बेटा अगला प्रश्न, एक पादप जिसमें गुणसूत्रों की द्विगुणित संख्या 50 हो। एक पादप जिसमें गुणसूत्रों की द्विगुणित संख्या 50 हो, अर्धसूत्री विभाजन की मेटाफेज, अर्धसूत्री विभाजन की मेटाफेज फर्स्ट में मध्यवर्ती पट्टी पर गुणसूत्रों के समूह की संख्या होगी। मध्यवर्ती पट्टी पर गुणसूत्रों के समूह की संख्या होगी। आपने सही आंसर बताना है इसका। फिर से समझ लीजिए कि एक पादप जिसमें गुणसूत्र की द्विगुणित संख्या 50 हो, अर्धसूत्री विभाजन की मेटाफेज फर्स्ट में मध्यवर्ती पट्टी पर गुणसूत्रों के समूह की संख्या होगी। अब आपने सही नंबर बताना है कितनी संख्या होगी। ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 30 और ऑप्शन डी 100। तो आपको सही आंसर बताना है कि सही आंसर क्या होगा इसका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कोशिका चक्र के संबंध में कौन सी प्रावस्थाओं का क्रम सही है? जो कोशिका चक्र है उसमें प्रावस्थाओं का सही क्रम आपने पहचानना है। क्या सही क्रम होता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए कहता है G1, G2, S तथा M। ऑप्शन बी कहता है S, G1, G2 तथा M। ऑप्शन सी कहता है G1, S, G2, M और ऑप्शन डी कहता है G2, S, G1 तथा M। ठीक है, तो प्रश्न समझ जाइए फिर से। प्रश्न में क्या पूछना चाह रहा है? प्रश्न में यह पूछना चाह रहा है कि जो कोशिका चक्र है उसमें 4 अवस्थाएं होती हैं, उनका सही क्रम क्या होगा? कौन कौन से आपकी अवस्थाएं चक्र के रूप में चलेंगी? सही आपने क्रम बताना है। G1, G2, S तथा M, S, G1, G2 तथा M या G1, S, G2 तथा M या D, G2, S, G1 तथा M। आपको सही क्रम बताना है। ठीक है, चलिए फटाफट से प्रश्न नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने ये प्रश्न नोट कर लिया होगा। हाथ खड़ा करके बताइए, कर लिया नोट? जीआईसी संसुई बेटा नोट कर लिया? ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सा तथ्य एंजाइम के लिए सही है? एंजाइम मतलब विकर। ठीक है, ये कौन सा तथ्य विकरों के लिए सही है? आपको पहचानना है कौन सा तथ्य बताता है कि एंजाइम की क्या विशेषता होती है। ठीक है, तो देखिए क्या क्या हमारे पास में ऑप्शन है, उनको समझ लेते हैं। पहला ऑप्शन सभी एंजाइम प्रोटीन है। पहला ऑप्शन सभी एंजाइम प्रोटीन है। दूसरा ऑप्शन सभी प्रोटीन एंजाइम है। तीसरा ऑप्शन सभी एंजाइम प्रोटीन नहीं है। या डी ऑप्शन सभी एंजाइम विटामिन है। तो क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सुटेड फॉर एंजाइम। ठीक है, या कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द एंजाइम। और ऑप्शन ए पहला है ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। ऑप्शन बी कहता है ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम। ऑप्शन सी कहता है ऑल एंजाइम्स आर नॉट प्रोटीन और ऑप्शन डी कहता है ऑल एंजाइम्स आर विटामिन। तो आपको सही बताना है कि सही कौन सा है। चलिए
उम्मीद करता हूं नोट कर लिया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर उपस्थित है। अगला प्रश्न कहता है कि अंतरराष्ट्रीय जैव रसायन आयोग 1961 के द्वारा कितने प्रकार के एंजाइमों को मान्यता प्रदान की गई है? तो 1961 में आपके अंतरराष्ट्रीय जैव रसायन आयोग ने एक एंजाइम के ऊपर अपनी अवधारणा प्रस्तुत की थी, जिसके अंदर उन्होंने केवल कुछ ही एंजाइम को मान्यता दी थी कि इतने ही हमारे पास में प्रकार के एंजाइम उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो आपने बताना है कितने होते हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन डी सी 6 और ऑप्शन डी 8। तो कितने होते हैं? तो बेटा फटाफट नोट करिए कि कितने हमारे पास में एंजाइम को मान्यता दी गई। 4, 5, 6, 8। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या हमसे पूछता है? अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सी सजीवों की विशेषता है? निम्न में से कौन सी सजीवों की विशेषता है? आपको बताना है कि सजीवों के लक्षण में से कौन सा आपका सही है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, वे प्रजनन करते हैं। वे प्रजनन करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, वो ऊर्जा उपार्जित करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, वो उद्दीपन की प्रतिक्रिया करते हैं। या ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, क्या क्या हमारे पास ऑप्शन आए? पहला ऑप्शन कहता है वे प्रजनन करते हैं, दूसरा कहता है वो ऊर्जा उपार्जित करते हैं, तीसरा ऑप्शन कहता है वे उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं, और तीसरा आखिरी ऑप्शन कहता है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो मतलब क्वेश्चन को मैं आपको थोड़ा सा इंग्लिश में समझा देता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग? ऑप्शन नंबर 1, they reproduce. Option B, they produce energy. Option C, they respond to stimuli. And D, all of the above. D, all of the above. तो 4 हमारे पास ऑप्शन हैं, इसमें से एक आंसर आपका सही है। तो पहचान लीजिए कौन सा आपका आंसर सही है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नोट कर लिया आप सभी ने? बताइए बेटा, हाथ खड़ा करके बताइए फटाफट। प्रश्न नोट कर लिया? ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब ये तो मुझे लगता है कि आंसर आपको सभी को पता होगा इसका। वह कौन सा जीव है जो सजीव व निर्जीव दोनों के गुण दिखाता है? अब ये धोखे में संजीव हो गया है, संजीव नहीं है, सजीव है ये। ठीक है, वह कौन सा जीव है जो सजीव व निर्जीव दोनों के गुण दिखाता है? और मुझे उम्मीद है पूरी आंसर सबको पता होगा इसका। ए, विषाणु, B, डायटम्स, C, लाइकेन, and D, जीवाणु। Which of the following have characteristic of both living as well as non-living? Option A, virus. Option B, diatoms. Option C, lichen, and option D, bacteria. आपको बताना है कौन सा सही जवाब है। ठीक है, तो फटाफट से नोट कर लीजिए इसको। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं आगे इसके अंदर। प्रश्न नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर उपस्थित है कि निम्न में से कौन सा संगठन उच्चतम स्तर है? निम्न में से कौन सा संगठन का उच्चतम स्तर है? ऑप्शन ए, पारिस्थितिक तंत्र। ऑप्शन बी, भूदृश्य। ऑप्शन सी, जनसंख्या। या ऑप्शन डी, समुदाय। और हमारे पास में जो ऑप्शन है इनको इंग्लिश में एक बार बता देता हूं। क्वेश्चन पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? ऑप्शन ए, इकोसिस्टम। ऑप्शन बी, लैंडस्केप। ऑप्शन सी, पॉपुलेशन। और ऑप्शन डी, कम्युनिटी। ये 4 ऑप्शन है आपके पास में, चारों में से आपको सही जवाब बताना है। ठीक है,
तो आपने बताना है उच्चतम स्तर कौन सा है। अब देखते हैं आपका अगले क्वेश्चन के प्रति क्या आप लोगों का आंसर आएगा। इसका अपोजिट क्वेश्चन होने वाला लगा, निम्न में से किसमें संगठन का निम्न स्तर पाया जाता है। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग हैव लोएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। निम्न में से किसमें संगठन का निम्न स्तर पाया जाता है या निम्नतम स्तर पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव लोएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और ऑप्शन हमारे पास वही है पहले की तरह से, बस इनका प्लेस चेंज है, ऊपर वाले का और नीचे वाले का। ऑप्शन ए जनसंख्या मतलब पॉपुलेशन, ऑप्शन बी भूदृश्य मतलब लैंडस्केप, ऑप्शन सी पारिस्थितिकी तंत्र मतलब इकोसिस्टम, एंड ऑप्शन डी समुदाय मतलब कम्युनिटी। और आपको सही जवाब बताना है। चलिए बेटा, प्रश्न नोट कर लिया आपने? हाँ तो हाथ खड़ा करके बता दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आखिरी प्रश्न आज का आपके लिए। अब देखिए, आप में से कुछ को लगेगा कि ये हमारे पास में केमिस्ट्री का है, बट एक्चुअल में ये केमिस्ट्री का नहीं है। ये आपके पास में जितने भी साइंसेज होती हैं सभी का ये प्रश्न है। और हमारे अंदर भी जो है बहुत सारे केमिकल्स पाए जाते हैं, आपको पता ही है, तो इसलिए ये बायोलॉजी के अंतर्गत भी आ जाता है। आखिरी प्रश्न है कि तत्व की वह कौन सी सबसे छोटी इकाई है जो कि तत्व के सभी गुणों को बनाए रखती है। तत्व की वह कौन सी सबसे छोटी इकाई है जो कि तत्व के सभी गुणों को बनाए रखती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट दैट हैव ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। और ऑप्शन ए परमाणु मीन्स एटम, ऑप्शन बी अणु मतलब मॉलिक्यूल, ठीक है, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन, एंड ऑप्शन डी यौगिक मतलब कंपाउंड। अब आपको बताना है कि कौन सा इसमें जवाब सही है। प्रश्न क्या है, फिर से देख लीजिए। तत्व की वह कौन सी सबसे छोटी इकाई है जो कि तत्व के सभी गुणों को बनाए रखती है, जो कि तत्व के सभी गुणों को बनाए रखती है। ऑप्शन ए परमाणु, ऑप्शन बी अणु, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन, या ऑप्शन डी यौगिक। अब आपको सही जवाब बताना है। और ये आज का आपका आखिरी प्रश्न था, ठीक है। अब तो बेटा ये आपका आज का आखिरी प्रश्न था, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ये प्रश्न नोट कर लिया होगा। अब क्या करना है, अगला स्टेप मैं आपको बता देता हूं। आप लोग अपने पास में जो कॉपी है, जो भी आपके पास पेपर है जिसके ऊपर आपने ये सारे प्रश्न नोट किए हैं, नोट करने के बाद में आपने क्या किया होगा, ए बी सी डी उनके ऊपर अपने अनुसार जो भी आपको आंसर ठीक लगा होगा उसके हिसाब से आपने उस पर टिक कर दिया होगा, है ना। ए ठीक है तो ए, बी ठीक है तो बी, सी ठीक है तो सी, और डी ठीक है तो डी। आपने अपने हिसाब से जो भी आपको उत्तर ठीक लगा उसके आगे टिक कर दिया। अब अपने इस कॉपी को, प्रश्न को उठाकर अपने क्लास में उपस्थित टीचर को एकत्रित करके दे दीजिए। आप इनको अपने पास नहीं रखेंगे और आगे की जो कार्रवाई होगी आपके प्रशासन, कॉलेज के प्रशासन को या स्कूल के प्रशासन को बता दिया जाएगा कि उनका आगे क्या करना है। तो ये आपने अपने पास नहीं रखने हैं। तुरंत से सारे पेपर इकट्ठे करिए, पेपर के ऊपर अपना नाम, क्लास जरूर उसके ऊपर अंकित कर दें कि नाम क्या है, क्लास क्या है। चलिए फटाफट से कर दीजिए जमा, अपने पास नहीं रखने हैं आपने, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि समय समाप्त हो चुका है हमारा। अब हमारा जो अगला होगा वो कल हमारा लेक्चर होगा, ठीक है। तो आप लोग, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि मी 2020 के अंदर पढ़ चुके हैं, ठीक है। ज्यादातर आप लोग वही होंगे जिन्होंने मी 2020 के अंदर पढ़ा था 11th क्लास के अंदर, ठीक है। अब क्या करेंगे, मैं कल फिर भी थोड़ा सा आपको एक नीट के बारे में हिंट दूंगा कि नीट का पेपर कैसा होता है, किस तरह के क्वेश्चन उसके अंदर आते हैं, कैसे आपको टाइम मैनेजमेंट करना है,
और वो क्या करना है जिसकी वजह से बाकी बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है और कुछ बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो किस तरह से तैयारी करनी है उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ अपने टॉपिक के ऊपर भी हम लोग शुरुआत कर देंगे। अपना टॉपिक भी लेके चलेंगे जो पूर्णतः आपके नीट के अंदर और साथ ही साथ आपके 12th क्लास का जो एग्जाम होगा बोर्ड के, दोनों में सहायता प्रदान करेगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आप सभी लोगों के साथ में अलविदा लेता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग जो है स्वस्थ रहेंगे और अपनी पढ़ाई पे ध्यान देंगे। चलिए फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार।